मोदी जी ने क्या कहा था कि मुझे मेरा देश जो है वो सिर्फ 50 दिन दे, सिर्फ 50 दिन दे। भाई और बहनों, मैं सिर्फ 50 दिन मांग रहा हूँ। 30 दिसंबर तक का मुझे मौका दीजिए। 30 दिसंबर के बाद अगर कोई मेरी गलती निकल जाए, अगर कोई मेरी खामी निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर दीजिएगा और मेरा देश जो मुझे सजा देना चाहेगा, मैं खुशी खुशी वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। भाइयों और बहनों, योगी जी आप संत हैं, और मैं पहले ही कहती हूँ कि हर भगवाधारी संत नहीं होता भाई, हर भगवाधारी संत नहीं होता। और असली संत होता है ना, वो संसद में रोता भी नहीं है और रवि किशन के मजाक उड़ाने पर हंसता भी नहीं है। इसलिए आप संत अगर लोग कहते हैं तो इतना तो झूठ मत बोलिए। लोगों को पता है, जनता को पता है आप कहाँ थे। प्रियंका जी अभी ये बातें कर रही है, लेकिन मैं लड़की थी, लड़ सकती थी, लड़ती हूँ, जुझारू हूँ, अभी भी लड़ रही हूँ। उसके बाद भी कांग्रेस ने कदर नहीं की। कांग्रेस सिर्फ ऐसा बोलती है। मैं खुद कांग्रेस में जाकर आई हूँ, मुझे पता है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम वसीम है और इस वक्त आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज़। आज हमारे खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में मैं सीधा आपको रूबरू कराऊंगा काजल निषाद जी से, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है और लगातार सुर्खियों में रहती हैं। लगातार हर एक इशूज़ पे देश के जो बड़े मुद्दे होते हैं, आम जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, खुलकर उस पर अपनी राय रखती हैं। अभिनेत्री हैं, फिल्मों में काम किया है, TV सीरियल्स में काम किया है इन्होंने, और समाज सेवी भी हैं और पॉलिटिक्स में भी अच्छी खासी दखल रखती हैं। तो देर ना करते हुए आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आपकी बातें ऐसी होती हैं कि सोशल मीडिया पे आपके तमाम वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, और जिसमें आपके जन सरोकार से मुद्दों पर जुड़े हुए एक से बढ़कर एक ज्वलंत वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसमें आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। तो सबसे पहला सवाल, इतना खुल करके बोलते हैं काजल, आपको डर नहीं लगता किसी का? सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, नमस्कार करना चाहूँगी। जितने भी दर्शक मित्र हैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। इतना कहना चाहूँगी कि CIB इंडिया न्यूज़ जैसी चैनल देखा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ जो है वो आपको ज़मीनी हकीकत बताने का काम करती है। मैं खुलकर बोलती हूँ कि जो बड़ी चाटुकार मीडिया है, वो जो चेक लेकर बोलती है, वो आपको सच्चाई से अवगत नहीं कराती है। भाई आपने कहा कि डर नहीं लगता। भाई जो डर गया वो मर गया, ये फिल्म में एक डायलॉग है। बिल्कुल नहीं लगता। पता नहीं क्यों शुरू से ही ऐसा है कि जहाँ गलत होता है वहाँ मैं बोलती हूँ। शुरू से ही मुझे नहीं लगता डर नहीं लगता जी। और पॉलिटिक्स में कब आपका रुझान हुआ, कब पॉलिटिक्स में आना हुआ? पॉलिटिक्स में पहली बात तो मैं आना चाहती ही नहीं थी, और आज भी मुझे राजनीति करना आता नहीं है। मैं बस जहां मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए, यहाँ गलत हो रहा है, वहाँ मैं बोलती हूँ। और आज भी मुझे राजनीति करना आता नहीं है। लेकिन जब मेरी शादी हुई माननीय संजय निषाद जी से, और भुआपार गोरखपुर के रहने वाले हैं संजय जी, और हम लोग गुजराती फैमिली है और मुंबई के रहने वाले हैं। तो जब मैं यहाँ आई और यहाँ के हालात जब मैंने देखे कि उत्तर प्रदेश में अभी भी बिजली नहीं है, लोग लालटेन में, क्योंकि हम खुद लालटेन में खाना खाते थे, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए कोई कुछ व्यवस्था नहीं है, ना कोई सोचता है, और रोड भी नहीं है, रोड में खड्डे के खड्डे में रोड है ये भी नहीं पता चल रहा है। बहुत खस्ता हालत है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है इतनी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ से बहुत सारे नेता चुनकर जाते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो फिर यहाँ के हालात क्यों नहीं सुधारते हैं? तो संजय जी से ऐसे ही मैंने कहा कि कुछ तो किसी को करना चाहिए यहाँ के लिए, लोगों के लिए, विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, समाज सेवा का जो भाव है तुम्हारे अंदर, तुम काम तो करोगी पर करने देंगे नहीं। यहाँ के जो नेता है और बड़े जो अधिकारी है वो करने नहीं देंगे, क्योंकि किसी पद पर नहीं हो। ऐसा हो तो मैं आगे पॉलिटिक्स में। मैंने कहा नहीं, पॉलिटिक्स तो मुझे आती नहीं और मैं करना चाहूँगी नहीं। लेकिन फिर संजय जी के प्रयासों से और मेरे जो समाज सेवा का जो भाव है अंदर, उन्होंने प्रयास किया। लापतागंज सीरियल में कर रही थी सब टीवी की। हाँ, 2012 में मैं सीरियल कर रही थी। तब अचानक ही ना मैंने कभी दौड़ दाड़ की, ना मैं कभी दिल्ली गई, ना कुछ मैंने चप्पल घीसे, कुछ नहीं। और 2012 में कांग्रेस ने मुझे गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की टिकट दे दी। और यकीन मानिएगा पत्रकार महोदय, जब मुझे कॉल भी आया था, बड़े वरिष्ठ नेताओं का कॉल आया था जब मैं लापतागंज कर रही थी कि भाई आपका टिकट फाइनल हुआ है, तब मैंने ये कहा था कि कौन सा टिकट? फ्लाइट का टिकट।
कौन सा टिकट? ट्रेन का टिकट। अरे रखिए, मेरा सीन चल रहा है, शूटिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि इसको सीरियस भी नहीं लग रहा है, तो मैं इतना भी नहीं समझती थी, लेकिन लड़ा मैंने दमदारी से। उस वक्त लेके हाँ, गंभीर नहीं थी और चुनाव लड़ा मैंने, तभी से मेरी एंट्री हो गई। अभी सपा में है जी। क्या सोच करके सपा में आई, जबकि आपकी पुरानी पार्टी कहती है कि बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, 40% आरक्षण देने की बात कर रही है? जी जी, प्रियंका जी अभी ये बातें कर रही है, लेकिन मैं लड़की थी, लड़ सकती थी, लड़ती हूँ, जुझारू हूँ, अभी भी लड़ रही हूँ। उसके बाद भी कांग्रेस ने कदर नहीं की। कांग्रेस सिर्फ ऐसा बोलती है, मैं खुद कांग्रेस में जाकर आई हूँ, मुझे पता है। क्या हुआ कि 2014 में भी मुझे कहा गया कि आपको हम लड़ाएंगे चुनाव, और उसके बाद फिर कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठाता, कॉल नहीं उठाता, आपको स्टार प्रचारक बना दिया गया। ठीक है, वो ईमानदारी से मैंने किया। 2017 में चौरी चौरा का मुझे कहा गया कि गुलाम नबी जी का कॉल आया कि राहुल जी, प्रियंका जी बुला रहे हैं चौरी चौरा से, आपको जो है तैयारी करनी है। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी 2017 में चौरी चौरा विधानसभा से, लेकिन फिर कांग्रेस और सपा का अलायंस हो गया था और सपा के खाते में टिकट चली गई थी। उसके बाद से बड़े नेताओं ने कॉल उठाना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया। अगर आपको मिलने जाना है तो कोई मिलने नहीं देगा, वो मिलेंगे नहीं। तो फिर ये जो निषादों की नाव लेकर चलते हैं और लड़की है, लड़ सकती है, ये बातें करते हैं, 40% जो है हम हिस्सेदारी देंगे महिलाओं को, ये सिर्फ बात है। क्योंकि मैं, देखो, मैं जाके आई हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से बोल रही हूँ, मुझे पता है, मैं जाके आई हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पे सिर्फ बातें हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो काम करती है, और माननीय अखिलेश यादव जी है, वो लोकप्रिय नेता है, सबको उन पर भरोसा है, सुलझे हुए हैं, ईमानदार है और विकास करना जानते हैं। और दूसरी बात कि मैं निषाद समाज से आती हूँ, तो निषाद समाज जो है हमारा, वो ऋणी है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, क्योंकि हमारी जो दुर्गा है, माँ दुर्गा, हम जो मानते हैं वो फूलन देवी जी को मानते हैं, और फूलन देवी जी को जेल की यातनाओं से छुड़ाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, हर बच्चा जानता है। तो इसीलिए सपा में जो है वो हमारा मान सम्मान है, और जहाँ मान सम्मान रहेगा वहाँ हम रहेंगे। आपकी जो बात हम लोग कर रहे थे, तो उसमें बीच में आपने एक चीज़ कही कि काफ़ी पिछड़ा एरिया था, लालटेन में खाना खाते थे, रहने के लिए पक्के मकान नहीं होते, तमाम चीज़ें सरकार तो दे रही, मोदी योगी दोनों दे रहे हैं, आवास दिया, शौचालय दिया, जिन चीज़ों की आपने बात कही, उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया, और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे बिजली वगैरह सब कुछ दी, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, पार पाएंगे अखिलेश? देखिए, ऐसा है, आप अगर ये सारी बातें कहेंगे तो मैं बात की शुरुआत कहाँ से करूँ? मैं बात की शुरुआत करूँ वो नोटबंदी से, जो नोटबंदी सरकार ने की और जनता को याद है और सरकार भूल गई, वो नोटबंदी की बात करूँ जो मेरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया था, उस नोटबंदी की मैं बात करूं। वहाँ मोदी जी ने ये भी कहा था, देखिए वादे इन्होंने बहुत किए, आपको लगता है ये दिया वो दिया, उज्ज्वला गैस योजना की आज क्या हालत है, महिलाओं की क्या यह हालत है। रसोई घर में आप जाकर देखेंगे तो गैस एक तरफ पड़ा रहता है और यहाँ जो चूल्हे में खाना बनता रहता है, वो गैस भरवाने की हालत में अब महिलाएं और मेरा देश अब रहा नहीं है। इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है। बातें बोलने की बहुत बोली थी। मोदी जी ने क्या कहा था कि मुझे मेरा देश जो है वो सिर्फ 50 दिन दे, सिर्फ 50 दिन दे। भाई और बहनों, मैं सिर्फ 50 दिन मांग रहा हूँ, 30 दिसंबर तक का मुझे मौका दीजिए। 30 दिसंबर के बाद अगर कोई मेरी गलती निकल जाए, अगर कोई मेरी खामी निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर दीजिएगा, और मेरा देश जो मुझे सजा देना चाहेगा, मैं खुशी खुशी वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कि लोग मुझे बर्बाद कर देंगे, और मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे कैसे लोगों से लड़ाई मोड़ लिया है। मैं जानता हूँ ये लोग मुझे जान से मार देंगे, और मेरे भाई और बहनों, सिर्फ 50 दिन, बस सिर्फ 50 दिन आप मुझे दे, 50 तोला सोना दे, 50 लाख 50 करोड़ मेरे पीएम केयर फंड में दे, मुझे मान सम्मान दे, मुझे प्यार दे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे वोट दे, मुझे राजा की गद्दी दे, मुझे देश दे, मुझे देश की संपत्ति दे, और मुझे प्रधानमंत्री पद का जो इतना अच्छा सर्वोच्च सम्मान है वो मुझे दे। सिर्फ जनता दे तो जनता ले क्या?
जनता क्या ले? जनता लाइन में खड़ी होकर अपने आप की मौत ले, जो कितने लोगों की मौत हो गई थी खड़े खड़े, जनता ले क्या? बेटियों की शादी रुक गई थी तो वो जो बेकार पड़े हुए शादी के कार्ड ले, जनता क्या ले? वो जो लॉकडाउन आपने कर दिया था और जनता जो पैदल निकल पड़ी थी, तो जनता क्या पैरों में छाले लें? क्या ले जनता? क्या दिया आपने जनता को? मुझे बताइए। कोई यातायात के साधन थे? लॉकडाउन तुरंत कर दिया था तो कुछ था? इन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा। कब काला धन वापस आएगा? पत्रकार महोदय, मैं आपसे आज एक सवाल करती हूँ कि इन्होंने कहा था कि मुझे 50 दिन दें। 50 दिन किस लिए मांगे थे? काला धन वापस लाऊंगा इसलिए मुझे 50 दिन दे, ये कहा था, या आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा मुझे 50 दिन दे, ये कहा था, या ये इन्होंने ये कहा था कि मैं ये जो सारी समस्याएं हैं वो सब कुछ निपटा दूंगा 50 दिन में, अगर ये सफल नहीं हुई नोटबंदी तो मैं 50 दिन में नोटबंदी का ये फैसला वापस ले लूंगा। किस लिए 50 दिन मांगे थे लोगों को पता नहीं है। 21 दिन में कोरोना की चेन तोड़ूंगा ये कहा था, लोगों को पता नहीं है। क्यों थाली ताली घंटी अगरबत्ती बजवाई, लोगों को पता नहीं है। ये तभी जो है ना इतना भावुक लगा था ये बयान, मतलब तभी तो मतलब मुंबई की भी जनता कहती है आई ला कितना नौटंकीबाज है ये, कैसा नौटंकी करता है बाबा। मतलब इतना लगता है ना कि भावुक वाला भाषण नाटकीय अंदाज में देते हैं। लेकिन आज जनता को पता चल गया है कि ये जो है इनका झोला है, इनका झुमला है, इनका कुछ नहीं है। ये भाषणों में बहुत नाटकीय अंदाज में आपको रुला देंगे, आपकी नस पकड़ लेंगे, आपके दिलो दिमाग पर छा जाएंगे और आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। जनता अब समझ गई है, क्योंकि जनता को वो दर्द वो तकलीफ पता चला है। कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के जनता मरी है, जनता को पता चला है। चित्कार मचा हुआ था जनता नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए। त्राहिमाम भी मचा हुआ था। जनता को अच्छी तरह से पता चल गया है। वो गंगा जी में लाशें जनता ने देखी है, वो दफन की हुई लाशें जनता ने देखी है, सब जनता ने देखा है, सबको पता चल गया है। तो ये किस तरह से जुमला छोड़ते हैं और किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, किस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आपको मंदिर मस्जिदों में आपको हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में उलझाए रखेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ जनता को कि आप महंगाई के सवाल पर अड़े रहिएगा। महंगाई के सवाल पे अड़े रहिएगा। आप ये बताइए, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जनता के सामने खुल करके आ चुकी है, अब उन्हीं बातों पे जनता को अड़े रहना चाहिए। जैसे 12 में समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, 5 साल सरकार चला, अखिलेश ने तमाम काम किए। मेरे पास भी उसकी लिस्ट एक विधायक ने दी है। जब मैं उन चीज़ों को देखा तो इस बिहाफ में मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, लेकिन फिर भी 17 में चुनाव हार गए। 22 में आप लोग ऐसा क्या करिएगा कि उन कामों की बदौलत आखिर क्यों सत्ता परिवर्तन होगा, इसको भी आप बताइए। और किस तरह से आप लोगों की स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है जिससे आप जनता को बता पाएंगे कि हमारा वाला कार्यकाल इस सरकार से बेहतर रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको भी पता है और जनता को भी पता है कि कभी कभी क्या होता है कि परिवर्तन जो है वो कुदरत का नियम है, वो करना चाहिए। जनता को लगा कि परिवर्तन करना चाहिए, जनता ने परिवर्तन किया। अब जनता त्राहिमाम हो गई है। जनता, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोरोना काल में भी जनता त्राहिमाम हो गई थी। ऑक्सीजन इन्होंने दिया नहीं, बेड नहीं दिया, दवाई नहीं दी, कहीं वेंटिलेटर्स नहीं थे, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, कोई सुविधा भी नहीं थी, लोग मुंह से सांसें भर रहे थे। ये सारे फोटो और वीडियो आपके संज्ञान में भी आए होंगे। अब ये सरकार बेशर्मी वाला बयान देती है कि ऑक्सीजन की कमी तो थी ही नहीं, यहाँ पे तो राम राज्य है, यहाँ पे तो जंगल राज्य है ही नहीं, यहाँ यूपी में कानून व्यवस्था तो अच्छी है। ये आप ऑक्सीजन से जो मौतें हुई हैं ऑक्सीजन के अभाव में, लोगों ने जाना है, लोगों को समझ में आया है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये झूठ की सरकार से परिवर्तन चाहते हैं। लोगों को पता चल गया है कि ये सरकार हमारी नहीं है। भले योगी जी अभी के बयान में बोले कि हम सेवा कर रहे थे और बाकी लोग घर में थे, क्वारंटाइन हो गए थे। योगी जी आप संत है, और मैं पहले ही कहती हूँ कि हर भगवाधारी संत नहीं होता भाई, हर भगवाधारी संत नहीं होता। और असली संत होता है ना, वो संसद में रोता भी नहीं है और रवि किशन के मजाक उड़ाने पर हंसता भी नहीं है। इसलिए आप संत अगर लोग कहते हैं तो इतना तो झूठ मत बोलिए। लोगों को पता है, जनता को पता है आप कहाँ थे। आप बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, अंतरी मंत्री संतरी नेता नेती प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री, सारे लोग बंगाल में जो है प्रचार कर रहे थे। सबको पता है कि आपने क्या किया। आपके खुद के कितने सांसद विधायक जो है ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, और लोग ट्विटर पर
ट्विटर पर मदद भी मांग रहे थे, तो योगी जी वहाँ जनता को धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई अगर इस तरह से मदद मांगेगा या बदनाम करने की कोशिश करेगा तो हम संपत्ति जब्त करा देंगे। आप जनता को धमका रहे थे, आप सेवा नहीं कर रहे थे, हर जगह से छिछालेदर हो रही थी। दशहरा में लोगों ने जो है वो रावण का पुतला दहन नहीं किया, रावण की जगह पे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी का चेहरा लगाकर दहन किया है। ये बहुत बदनामी वाली बात है। इसलिए लोग परिवर्तन करना चाहते हैं और ये जनता परिवर्तन करना चाहती है। जनता को पता है कि सड़क से संसद तक की लड़ाई कौन लड़ सकता है। ये समाजवादी पार्टी ही जो है उत्तर प्रदेश, जो निरुत्तर प्रदेश बन चुका है, इसको उत्तम प्रदेश बनाएगा। तो कौन बनाएगा? समाजवादी पार्टी बनाएगी। सरकार तो दावा कर रही है कि हमने अच्छे काम किए हैं, तमाम होर्डिंग बैनर्स में आता है उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। सुरक्षा के मामले में अभी अमित शाह ने कहा, बयान जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि कोई भी बच्ची अब या लड़की 12 बजे रात में भी स्कूटी से गहने लाद कर ले जा सकती है, मतलब कहीं आ जा सकती है, अब उसको खतरा नहीं। आप महिला हैं, मैं चाहता हूँ कि महिला सुरक्षा पे आप बताएं कि सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है। ठीक है, तो फिर वो जो वहाँ पे बदायूं का जो कांड हुआ था वो भी इसी सरकार में हुआ था। उन्नाव में 7 गर्भवती हो गई थी बालिकाएं, वो भी इसी सरकार में हुआ था। हाथरस कांड भी मेरे ख्याल से इसी सरकार में हुआ था। और बहुत सारी घटनाएं, चिन्मयानंद स्वामी की जो घटना थी वो भी इसी सरकार में हुआ था। कहाँ महिला सुरक्षा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो कि चेतावनी देते हो कि भाजपा की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ। कहाँ बेटियां यहाँ पे खुश है या सुरक्षित है? अभी की घटना देख लीजिए, पुलिस प्रशासन की घटना देख लीजिए, कासगंज की घटना तो आजकल की है ना। उस बच्चे को, वो जो एक बच्चा था अल्ताफ नाम था, 21 साल का बच्चा, पुलिस उठाकर ले गई और उसके पिताजी ने कहा कि मैंने पुलिस के हवाले किया है। तो वहाँ देखिए, पहली बात तो यहाँ पे क्या गलती हुई मैं आपको बाद में बताती हूँ। पुलिस के हवाले उस पिताजी ने किया उस बच्चे को, उसके बाद दूसरे दिन उस बच्चे की लाश सौंपते हैं पुलिस। सबने कहा कि क्या हुआ, तो कहा कि वो जो 2 फीट का टोटी जो लगा हुआ है नल, उसमें उस लड़के ने अपने जो यहाँ पे हुडी में जो नाड़ा लगा हुआ था उससे फांसी खा के वो लटक गया। आप ये मानने वाली बात है? क्या आपको लगता नहीं है ये मानने वाली बात है या नहीं मानने वाली बात है? दूसरी बात, वो जो गोरखपुर में भी घटना हुई मनीष गुप्ता जी के साथ, जो कानपुर से व्यापारी आए थे, उनको भी पुलिस ने पीट कर उनकी हत्या कर दी और बाद में कहा था ये तो गिर गया था, अरे वो तो खुद फांसी लगा लिया था, अरे वो तो छत से गिर गया था, अरे तो फिसल गया था। ऐसे बेतुके बयान देंगे तो जनता का भरोसा हर बार टूटा है, इस बार और ज़्यादा टूटा है, इस बार और ज़्यादा टूटा है। कोई भी परिजन, पहली बात तो ये कि अपना बच्चा खुद सामने से पुलिस के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आज हम पुलिस के हवाले कर देंगे अच्छे नागरिक बनकर, तो दूसरे दिन हमारे बच्चे की लाश मिलनी है, चाहे बच्चा निर्दोष हो या दोषी हो, उस हिसाब से आप कार्रवाई करें। आप लाश क्यों सौंप रहे हैं? तो यहाँ कहाँ कानून व्यवस्था सही है? महिलाओं के बारे में बोल रहे अमित शाह जी जो दूरबीन लेकर घूम के देख रहे, ये सारे कांड और ये सारे जितनी घटनाएं अमित शाह जी देख नहीं पा रहे हैं। अमित शाह जी को पता नहीं चल रहा है। आप सर्वे करा लीजिए पत्रकार महोदय, आप सर्वे करा लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता का, महिलाओं का। देखो चित्कार मचा रही है कि कोई किसी का है नहीं। 1-2 और भी चीज़ें थी, मुझे याद नहीं है, उस गांव का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एक महिला कह रही थी कि दरोगा खुद आता है और रात को आता है और हमें परेशान करता है। तो यहाँ पुलिस प्रशासन ही अगर रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगी तो कोई कहाँ जाएगा? कोई कहाँ जाएगा? सरकार आपको प्रताड़ित करेगी तो कोई कहाँ जाएगा? कानून व्यवस्था के मामले में आप सरकार को फेल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फेल है, कानून व्यवस्था मामले में बिल्कुल फेल है। एक और सवाल लेते हैं। 13 तारीख को अखिलेश यादव यहाँ पे आ रहे हैं और ऐसे भी चर्चा, उस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा आप बाद में दें, आपके चुनाव को लेकर के, उस पर सवाल बाद में हम लेंगे आपसे। अखिलेश यादव आ रहे हैं योगी के गढ़ में, कहा जाता है ये भाजपा का गढ़ है, और 13 तारीख को ही राजकीय विश्वविद्यालय के शिलान्यास में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके साथ योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो सपा के गढ़ आजमगढ़ में जा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे देखती हैं, और अखिलेश यादव के आने से खास करके गोरखपुर मंडल में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शेर के बराबर है और समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत अपने आप में मजबूत है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार है। माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती है जनता, इसीलिए पूरी तरह से अच्छे से तैयारी कर रखी है। 13 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, सारे लोगों ने तैयारी की है, हम भी वहाँ पर जाएंगे। आप
आज मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन उस दिन आप कवरेज करेंगे तो आप वो भीड़ देखेंगे, वो उत्साह देखेंगे, वो जनता का प्यार और वो जनता का सम्मान देखेंगे कि माननीय जब अध्यक्ष जी आते हैं या कहीं रैली करते हैं या कहीं कार्यक्रम करते हैं अखिलेश जी, तो वो बहुत लोकप्रिय नेता है और लोग किस तरह से उनको प्यार देते हैं, किस तरह से आशीर्वाद देते हैं, आप ये देखेंगे। दूसरी बात, ये जो भीड़ होती है वो भीड़ नहीं होती है 200-200 रुपये में और गाड़ी ले जाके बुलाने वाली भीड़ नहीं होती। ये जनता अपना मन से आती है, आशीर्वाद देने के लिए आती है, माननीय अध्यक्ष जी को देखने सुनने आती है। उनको पता है कि सही मायने में यही हमारा असली नेता है। लेकिन आप योगी जी के या अमित शाह जी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ देख लीजिएगा, वो 200 रुपये वाली भीड़ छोटी छोटी बातों में ताली बजाना शुरू कर देंगे। कुछ भी बोलेंगे तो ताली बजाना शुरू कर देंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। अगर वो कहेंगे योगी जी कि देखिए हमारी जब सरकार थी तो झूठे मुकदमे हमारी सरकार है तो झूठे मुकदमे नहीं लगाते, लेकिन पहले की सरकार में झूठे मुकदमे लग जाते थे। भाई आप अभी के पत्रकारों को पूछ लीजिए, वो जो उन पे धाराएं लगाई जा रही है, यूएपीए वाली धाराएं उन पर लगाई जा रही है, उनको पूछ लीजिए। कोई ट्विटर में कुछ ट्वीट कर देता है, कोई सवाल पूछ देता है तो तुरंत मुकदमा लग जाता है। ये किस मुंह से ये इस तरह से बेतुके बयान देते हैं? और भीड़ वही होती है ताली बजाने वाली। जैसे अभी कंगना राणावत ने कहा कि भाई देश पहले आज़ाद नहीं हुआ था, वो भीख में मिली है आज़ादी, और हाँ देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ। तो आप देख लीजिए ना, वहाँ वो नविका जी जो बैठी हुई थी, न वो मुस्कुरा रही है, एकदम से अच्छे से मुस्कुरा रही है, न वो कुछ बोल रही है, वो न भड़की, न उनको कुछ शौक लगा ऐसे बयान से। सरासर हमारे शहीदों का अपमान है। तब क्या, सरासर अपमान है। और वहाँ की भीड़ देखिए, 2 रुपए वाली भीड़, वो भी ताली मार रही है। अरे किसी को आपत्ति नहीं हुई, किसी ने सवाल नहीं पूछा। अगर यही बयान किसी और ने दिया होता, पत्रकार महोदय, 4 महीना तो व्यस्त हो जाता ना मीडिया, मेरे ख्याल से पूरी तरह से 4 महीना व्यस्त हो जाता। मेरे ख्याल से होर्डिंग्स भी लग जाते कि ये लोग देशद्रोही है, ऐसे कैसे हमारे शहीदों का अपमान किया, हमारे वीर क्रांतिकारियों का ये अपमान कर रहे, माफ़ी मांगे माफ़ी मांगे। मेरे ख्याल से भाजपाई पूरे सड़कों पर बिछ जाते। दूसरी बात, माननीय संजय निषाद जी ने कहा कि राम दशरथ के बेटे नहीं है। भाई खीर खाने से तो कोई बेटा पैदा होता नहीं है और ये तो बहाने हैं। ऐसे बेतुके नींदनीय बयान जो दिए हैं माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने, तो क्यों मीडिया में हल्ला नहीं हो रहा है? क्यों 4 महीना मीडिया व्यस्त नहीं हो गई? क्यों? क्योंकि भाजपा में है ना, भाजपा में विलय किए हुए। तो भाजपा वाले आपके जो है वो भावनाओं को आहत कर सकते हैं, भगवान को कुछ भी बोल सकते हैं, राम सीता देवी देवता किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर भाजपा में है तो आप छूट से बोलिए, भाजपा में विलय किए हुए हैं तो आप छूट से बोल सकते हैं, आपको कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। ये गलत है। यहाँ पे जो दोहरी राजनीति हो रही है ना, ये गलत है। मैं कहती हूँ कि गलत को गलत कहिए। आपकी पार्टी में कुछ गलत हो रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है, तो बोलिए कि गलत हो रहा है। सिर्फ वो क्रिकेटर के उंगली में जो चोट लगी थी और आपने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री जी मैं आपसे कह रही हूँ ऐसा मत करिए। को कुचला जा रहा है, वहाँ पे किसान आंदोलन कर करके शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मैं कहती हूँ आप सबके नेता हैं, आप भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, आप भारत के प्रधानमंत्री है। तो भारत में अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कहती हूँ कि बोलना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए। और जनता से भी कह रही हूँ कि गलत को गलत कहना सीखिए। अगर आप आज मुंह नहीं खोलेंगे, कल आपके घर को कुछ वारदात हो गई तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। चलिए काजल, आपके बारे में चर्चा हो रही है गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा को लेकर के कि आप वहां से हो सकता है पार्टी की प्रत्याशी, हालांकि होर्डिंग बैनर्स भी कई कई जगहों पे हमने देखा लगा हुआ है, यहाँ से सपा की आप प्रत्याशी हो सकती हैं। तो क्या निषाद बाहुल्य इलाका होने की वजह से इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सुनने और देखने को मिल रही हैं? और जब आप जाती हैं, जनसंपर्क में भी जाती होंगी, तो लोगों की क्या समस्याएँ हैं इस क्षेत्र की, लोग क्या कहते हैं? अमूमन मैं महिलाओं से जब आप मिलती होंगी तो उनके क्या रिएक्शंस होते होंगे, किन चीज़ों को लेकर के वो आपसे बात करती हैं? सबसे पहले जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। रोजगार एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होना चाहिए। इतनी अच्छी सरकार है आपकी, एक बार नहीं 2-2 बार आपने प्यार आशीर्वाद सहयोग साथ देकर आपने अच्छी सरकार बनाई है भाजपा की। तो रोजगार तो मेन मुद्दा होना चाहिए ना। कहा था ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो पकोड़ा तो तलने के लिए कोई बैठा नहीं हुआ है। पहली बात तो ये कि लोगों के जेब में पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, काम धंधा ठप हो गया। व्यापारी जितने थे वो भी, कई व्यापारी बेचारे आत्महत्या कर चुके, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं आत्महत्या कर रही है, किशोरियां जो है उनके बलात्कार हो रहे, इतनी सारी घटनाएं हो रही है। 2014 से कंगना जी ने कहा देश आज़ाद हुआ, मैं तो कहती हूँ 2014 के बाद ही पनौती छाई है देश में। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है।
महिलाएं जो होती है ना, कुछ महिलाएं तो सिर्फ गैस रसोई तक ही सिमटी हुई होती है। उनको अच्छी तरह से पता है दाल के भाव क्या है, सब्जी के भाव क्या है, क्या गैस सिलेंडर के भाव है, वो उज्ज्वला गैस योजना कहाँ चली गई, इनको अच्छी तरह से पता है। महिला पहली बात तो बहुत परेशान है महंगाई से, क्योंकि नोटबंदी के बाद जो बचा कुचा रुपया भी था वो भी उनका निकल गया। जो घर खर्च के लिए वो लोग आराम से बचाए थे वो भी उनका अच्छे से निकल गया। दूसरी बात कि अब वो लोग पैसा बचा भी नहीं पा रही है, क्या करे, घर का दाल चीनी शक्कर का पूरा करे या घर का गैस भरवाए, या जो जितने बेचारे जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो कहाँ से कैसे कैसे करके पैसे की आपूर्ति करे, घर चलाए, परिवार चलाए, क्या करे। तो लोग बहुत ही परेशान हैं। तो ये सारे मुद्दे पे सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले मुद्दा होगा रोज़गार का, सबसे पहले रोज़गार, क्योंकि भाई जेब में धन होता है उसके बाद ही आप कोई काम कर सकते हो। कोई भी काम आपके जेब में धन होता है तो ही होगा, नहीं तो सिर्फ बातें होगी। तो रोज़गार मेन मुद्दा है, तो रोज़गार देने का काम सबसे पहले करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि कैंपियरगंज विधानसभा, हाँ, कैंपियरगंज विधानसभा से अध्यक्ष जी ने मुझे कहा है कि वहाँ से हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी को इतने सारे पत्र मिल रहे हैं कि काजल जी को यहाँ से लड़ाइए, यहाँ से लड़ाइए, यहाँ निषाद बाहुल जो है इलाका है, या फिर यहाँ उनका ज़्यादा डिमांड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय निषाद जी को राजनीतिक कार्ड के तौर पे आपको यहाँ पे लाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि मेरा समाज जो है वो भी त्रस्त हो चुका है। निषाद अगर समाज की बात करें तो मैं निषाद समाज की बात करना चाहूँगी कि वो त्रस्त हो चुका है, वो चोट खाया हुआ है, उनको इतना धोखा मिला है कि पहले तो माननीय संजय निषाद जी आए और आरक्षण नाम का उनको लैलीपॉप एक हाथ में दे दिया, दूसरे हाथ से कहा हमारे बेटवा को वोट दीजिए, बेटवा को सांसद बनाइए, हमको MLC बनाइए, हमारी पत्नी को ये बनाइए, अब उनके पतों भी लड़ेगी, उनको ये बनाइए, घर भर की राजनीति की। निषाद समाज बिल्कुल चोट खाया हुआ है। दूसरा, एक और दूसरे निषाद जी आए हैं जो अभी उड़ रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरह से, VIP पार्टी के, वो भी उन्होंने कहा कि हम आपको आरक्षण देंगे, जब तक आरक्षण नहीं, गठबंधन नहीं, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। और पहली बात तो कि निषाद समाज की जो हमारी माँ दुर्गा है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि फूलन देवी जी, तो माँ फूलन देवी जी की मूर्ति नहीं लगवा पा रहे मंत्री जी, मूर्ति नहीं लगवा पा रहे इस सरकार में। हाँ, मुकेश साहनी जी माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं लगवा पा रहे हैं। तो मामूली जो महिलाएं हैं निषाद समाज की, उनकी रक्षा का खाक करेंगे। निषाद समाज अच्छी तरह से अपने उड़न खटोले में खूब उड़ा रहे हैं निषादों को। जी जी, बहुत अच्छे से, और गिद्ध की तरह उड़ भी रहे हैं। लोगों के, हमारे जो समाज है उनके वोटों पर उनकी नज़र है, लेकिन हमारा समाज भी जागरूक हो चुका है, देश का हर बच्चा भी जागरूक हो चुका है, हर वर्ग जागरूक हो चुका है कि भाई कहने और करने की बातें अलग है। सरकार की और सरकार के साथ जो विलय किए हुए लोग हैं उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है, इसीलिए लोग समझ चुके हैं। और आप देखिएगा 2022 में मैं तो कहती हूँ कि साइकिल चलेगी नहीं, साइकिल दौड़ेगी, अच्छी तरह से दौड़ेगी। और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। आप चाहे तो सर्वे कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और खुशियों की सरकार आए। एक आखिरी सवाल आपसे, और चाहूँगा बहुत कम शब्दों में आप उस पर अपना जवाब दें। 13 तारीख को अखिलेश आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, और यहाँ से क्या संदेश देंगे? गोरखपुर मंडल से जो शुरुआत होगी, कुशीनगर भी जाएंगे, अन्य जिलों में जाएंगे रथ यात्रा लेकर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि अब आप पर ज्यादा जुल्म और अत्याचार होगा नहीं। अब कोई भी विधायक जो है वो भड़काएगा नहीं, कोई मंत्री भड़काएगा नहीं, उसका पुत्र जो है वो किसानों पर गाड़ी चलाएगा नहीं, उनको कुचलने का काम करेगा नहीं। जो महंगाई से आप परेशान हो, वो महंगाई आपको ज्यादा जो है वो परेशान करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए गैस और पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े से कम किए हैं ना, सरकार ने राहत दी है ना। क्यों राहत दी है? क्यों? क्योंकि ये उपचुनाव में जो उनको अच्छे से झटका लगा है, उनका, हाँ, उनका सुपड़ा साफ हुआ है। तो यहाँ से यही हम संदेश देना शुरू करेंगे कि अगर आप महंगाई से परेशान है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। महंगाई को घटाने का एक ही तरीका है, उत्तर प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दीजिए, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो देखा आपने, हमने बात किया काजल निषाद जी से, जो समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, अभिनेत्री हैं, समाजसेवी हैं, और बड़े ही बोल्डली तरीके से अपनी बात को रखती हैं बगैर किसी खौफ के। हमने इनसे बातचीत किया और बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। 13 तारीख को अखिलेश यादव यहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से रैली करेंगे, उसके बाद अलग अलग ज़िलों में जाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो उनका रथ यात्रा, विजय संकल्प यात्रा पे जाएंगे वो। और काजल जी कह रही हैं कि 2022 का आगाज़ यहीं से होना है।
अगर महंगाई से, अगर तमाम जो दुश्वारियां हैं उससे निजात पानी है तो समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है, इनका ये कहना है। ऐसे ही तमाम लोगों से हम मिलते रहेंगे, उनकी बात, जनप्रतिनिधियों की बात हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आप भी उनकी बातों को समझिए कि आखिर वो इस बार आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए काजल जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्र जितना है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद। और कभी कभी क्या होता है, कैमरे के पीछे भी लोग मेहनत करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।